सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल। हम लोग अपने आईएससी कॉमर्स क्लास 11 के जर्नी में चैप्टर 16 पे पहुंच गए हैं। दिस चैप्टर इज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का ये आपको सिलेबस आईएससी काउंसिल ने प्रेस्क्राइब किया है, आईएससी ने प्रेस्क्राइब किया है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, रिटेल ट्रेड पे आ जाते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ इट डज नॉट ओपन फ्रॉम देयर, आप सीधे टेलीग्राम पे जाके ऊपर में सर्च कर सकते हैं अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको चैप्टर 16 के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 22 नवंबर को शेयर किया गया था। तो लेट अस नाउ कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आप नोट्स वगैरह डाउनलोड करके इस चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिटेल ट्रेड? देखो, रिटेल ट्रेड होता है जो ट्रेडर डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। दिस इज द फाइनल लेवल इन द चेन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, यहां पे क्या होता है, गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर को बेचा जाता है, फाइनल यूजर को बेचा जाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। रिटेल ट्रेड ऐसा भी हो सकता है कि जो फुटपाथ पर फ्रूट सेलर है वो भी रिटेल ट्रेड कर रहा है, और जो आप लोग मॉल में जाते हो वो भी रिटेल ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं। तो डायरेक्टली कस्टमर को बेचना इज रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो दैट इज व्हाट रिटेल ट्रेड स्टैंड्स फॉर। तो ट्रेडर्स हु आर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, उनको हम लोग रिटेल ट्रेडर बोलेंगे। ठीक है, रिटेलर्स बोलेंगे। एंड ये लास्ट लिंक होता है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, देन वी मूव टू होलसेलर, देन वी गो टू रिटेलर। इसके बाद कस्टमर तक पहुंच जाएगा तो ट्रेडिंग इसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, ये होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं और फाइनल कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं, तो उनके बीच का लिंक है ये। ठीक है, और जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शंस है बट जनरली स्पीकिंग रिटेलर जो है वो लोकेलिटी में गुड्स को बेचता है। ठीक है, मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका शॉप कोलकाता में है तो आप कोलकाता के ही लोकेलिटी में बेच पाएंगे, आप मुंबई में नहीं बेच सकते। ठीक है, जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर बट जनरली इट इज द रिटेलर हु सेल्स इट इन द लोकल मार्केट। ठीक है, आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिटेलर्स के। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इंटरमीडियरी है, वो मिडिलमैन है। किसका? होलसेलर एंड कस्टमर। होलसेलर और कस्टमर के बीच में कौन आ जाता है? रिटेलर। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी वही बोल रहा है। ठीक है, वो किससे खरीदता है और किसको बेचता है वही बोल रहा है। ठीक है, ही मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली टच में रहता है कस्टमर्स के। कस्टमर्स आते जाते रहते हैं उसके शॉप में, तो बातचीत चलता रहता है। आप देखो इमेज में कितने खुश है रिटेलर और कस्टमर, तो ऐसे ही बातचीत चलते रहते हैं। बहुत बार क्रेडिट में कस्टमर खरीद के ले जाता है। ठीक है, आसपास में घर होता है तो बातचीत चलते रहते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है। रिटेलर जो है वो एक वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टेशनरी शॉप का ही बात कर लो तो एक स्टेशनरी शॉप में आपको कॉपीज भी मिल जाएंगे, नोटबुक्स भी मिल जाएंगे, रजिस्टर्स भी मिल जाएंगे, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कलर पेंसिल, ड्राइंग बुक्स, स्केच पेन्स, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चार्ट पेपर्स, बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको। तो ये एक प्रोडक्ट में डील नहीं करता, ये एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। ठीक है, देन ये जो है ना, ये मार्केटिंग फंक्शंस भी है इसका एडवर्टाइजिंग का भी काम है। ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का भी काम करता है। आप उसके शॉप में जाओगे तो शॉप के ऊपर एक बैनर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, ऐसा वगैरह वगैरह बैनर मिलता है ना, तो ये लोग ऐड वगैरह भी करते हैं। एंड ये गुड्स को क्रेडिट में खरीदता है होलसेलर से जनरली, एंड कस्टमर्स को जनरली कैश में बेचता है जनरली। ठीक है, एक्सेप्शंस है बट जनरली ही बाइज ऑन क्रेडिट एंड ही सेल्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, फिर कैश मिलने के बाद वो थोड़ा सा कैश होलसेलर को दे देता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, सबसे पहला आता है लिंक। होलसेलर जो है प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, इन दोनों के बीच का लिंक है, जबकि रिटेलर होलसेलर एंड कस्टमर के बीच का लिंक है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होलसेलर का होता है एंड छोटा बिजनेस रिटेलर का होता है। रेंज ऑफ गुड्स, होलसेलर जनरली एक प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं। ठीक है, अगर वो कॉपी बेच रहे तो सिर्फ कॉपी बेचेंगे, बट रिटेलर में तुम जाओगे तो रिटेलर कॉपी के अलावा पेन, पेंसिल, मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है। डीलिंग्स जो है, होलसेलर्स बेचते हैं जनरली क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं। ठीक है, उधारी में बेचते हैं, बट रिटेलर जब बेचता है तो वो कैश बेसिस पे बेचता है। ठीक है, और लोकेशन, जो होलसेलर होते हैं उनको उतना एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं,
वो अपना गोडाउन, उनको गोडाउन भी मेंटेन करना होता है, तो वो जनरली आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में रहते हैं, शहर के बाहर साइड में रहते हैं। जबकि रिटेलर जो है ही हैज़ टू बी क्लोज टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो रिटेलर्स जो होंगे वो हार्ट ऑफ द सिटी बोल लो, या एक तरीके से कस्टमर के आसपास में रहेंगे, शहर के एकदम बाहर में नहीं रहेंगे, ठीक है। होलसेलर्स शहर के बाहर में अपना गोडाउन्स जनरली रखते हैं बिकॉज उनको रेंट कम पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। Those who wish to have contacts with me on social media, these are my social media presence. आप मेरे साथ Instagram पे contact कर सकते हैं, Instagram का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। So you can join me on Instagram, let's connect on Instagram. एंड दिस आर फॉर सोशल पर्पज़, बट अगर आपको फॉर स्टडी पर्पज़ ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे अपार्ट फ्रॉम माय वीडियोस, माय नोट्स, जो भी ICSE काउंसिल का नोटिफिकेशंस आता है, क्लैरिफिकेशंस आता है, या कोई भी टाइम टेबल वगैरह आता है, ऑल स्टडी रिलेटेड अपडेट्स विल बी गिवन ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो अगर आपको सोशल पर्पज़ से ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको स्टडी पर्पज़ से ज्वाइन करना है, डू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर सिंपल लग रहा है। आइए हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज़ अ पार्ट विच इज़ नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द सिलेबस में ये पार्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग फास्ट यहीं से कर लेते हैं, बिकॉज टॉपिक तो वैसे इंपॉर्टेंट है बट सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको फास्ट में करेंगे, चार्ट से ही कर लेंगे। तो आप ये देखो, सबसे पहले आता है कि रिटेलर क्या सर्विस देता है होलसेलर्स को एंड मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को रिटेलर से क्या हेल्प मिलता है? नंबर 1, रिटेलर हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स में, ठीक है, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सेकंड, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर्स के बीच में कौन से प्रोडक्ट का क्रेज़ है, ये चीज़ वो होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को बता देता है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है बिकॉज देयर आर सो मैनी रिटेलर्स। आप जगह जगह पे देखेंगे रिटेलर्स की शॉप है और वो सारे कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, देयरफॉर इट विल हेल्प द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। सेल्स प्रमोशन कर देता है, उनका बूस्ट मिल जाता है उनके सेल्स को, बिकॉज इतना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ऑफर्स दे रहा है कस्टमर्स को, तो दैट्स सेल्स प्रमोशन। एंड पर्सनल सेलिंग भी कर देता है। पर्सनल सेलिंग इज़ 1-on-1 सेलिंग, जब एक कस्टमर को एक सेलर अप्रोच करता है, तो रिटेलर डज दैट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, रिटेलर्स क्या हेल्प करता है कस्टमर्स को, रिटेलर से कस्टमर्स को क्या हेल्प मिलता है। तो एक दो पॉइंट इसमें कर लेना। एक तो है रेगुलर सप्लाई करता है उनको गुड्स, ठीक है। दूसरा है कि वाइड चॉइसेस देता है, बिकॉज यू डोंट गेट प्रोडक्ट्स ऑफ जस्ट वन ब्रांड, यू गेट प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स, ठीक है। कन्वीनियंस इन बाइंग, बिकॉज कस्टमर को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पास में ही रिटेलर है, रिटेलर प्रोडक्ट लेकर आ जाता है, तो कन्वीनियंट बाइंग होता है। क्रेडिट फैसिलिटी किसी किसी को देता है, ठीक है, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है। एडुकेट करता है उनको कस्टमर्स के प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो एडुकेट करता है। एंड पर्सनल सर्विस, ठीक है, खुद वहाँ प्रेजेंट होकर प्रोडक्ट को केटर करता है, वो कस्टमर को केटर करता है। अगर प्रोडक्ट में कुछ खराबी निकल जाए तो उसके घर जाके उस प्रोडक्ट को बना करके आता है। सो बहुत सारा हेल्प कस्टमर्स को रिटेलर से मिलता है, ठीक है। दिस पोर्शन इज नॉट इन द सिलेबस बट आई हैव डन इट बिकॉज बुक में था। अब आ जाते हैं थ्रेट्स टू स्मॉल रिटेलर्स। जो छोटे छोटे रिटेलर्स है ना, छोटे लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, एक लोकेलिटी में जो बिजनेस करते हैं, उनको क्या क्या थ्रेट्स है मार्केट में, उनको किन बातों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला थ्रेट जो है उनका वो है कि उनके पास फाइनेंस का कमी है, दे हैव लेस मनी एंड देयरफॉर वो कभी एक्सपैंड नहीं कर पाते, वो बहुत ही लिमिटेड कंज्यूमर्स को ही केटर कर पाते हैं। सेकेंड है उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, ठीक है। सो दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर बिजनेस। अगर वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे तो उनका बिजनेस बंद पड़ा रहता है। दे डोंट हैव स्टाफ्स, दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजिकल हेल्प, तो मैनेजरियल एबिलिटीज कम है। फॉल्टी क्रेडिट पॉलिसी, वो उधार में दे देते हैं फिर पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंज्यूमर्स उनको टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, तो ये छोटे रिटेलर्स का प्रॉब्लम है और वो उनको क्रेडिट पे बेचना पड़ता है, बिकॉज इफ दे डोंट सेल कस्टमर कहीं और चला जाएगा, तो ये थोड़ा उनका एक प्रॉब्लम हो जाता है। इलनेस या डेथ ऑफ द ओनर, जो ओनर है वही बीमार पड़ गया तो फिर बिजनेस कौन चलाएगा, वो शॉप बंद पड़ा रहेगा, ठीक है। पुअर लोकेशन ऑफ द शॉप, जहां जगह मिला वहीं शॉप खोल दिया, ये नहीं देखते कि वहां कस्टमर्स आएंगे भी कि नहीं। सो दे, एक होता है ना प्रॉपर लोकेशन पे जाके अपना आउटलेट खोलना, कुछ लोग होते हैं प्रॉपर लोकेशन नहीं देखते, जिधर जगह मिला उधर ही खोल देंगे, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है।
एंड स्टिफ कंपटीशन। देखो जगह जगह पे देयर आर सो मेनी रिटेलर्स, एक ही टाइप के शॉप आपको बैक टू बैक दिखेंगे। आप कोई लोकल मार्केट में चले जाओ, यू विल फाइंड सेम टाइप्स ऑफ शॉप्स, एकदम आमने सामने सेम टाइप के शॉप्स है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, प्रॉफिट जो है उस पूरे एरिया का बढ़ जाता है अमंग्स मैनी पीपल। ठीक है, तो अब आता है कि सरवाइव कैसे करेंगे ये बिजनेसेस, सरवाइव कैसे करते हैं छोटे जो बिजनेसेस है, हाउ, मतलब इनका मेरिट एक तरीके से बोल लो, व्हाट आर द मेरिटोरियस पॉइंट्स ऑफ दीज स्मॉल बिजनेसेस। सबसे पहली बात है कि ये मतलब इवन दो देर आर सो मेनी थ्रेड्स, तब भी ये बिजनेस क्यों चल रहे हैं। नंबर वन रीजन इज कि इसको सेटअप करने का खर्चा बहुत कम है, बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है। ठीक है, वेरी इजी टू सेटअप, स्मॉल शॉप्स आर वेरी इजी टू सेटअप। ठीक है, गरीब से गरीब इंसान भी सेटअप कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये दीज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मॉल तो है नहीं, शॉपिंग मॉल तो है नहीं कि इसका एकदम सेंट्रल लोकेशन होना चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस लगेगा, कहीं भी छोटा सा शॉप कोई भी लगा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये सब बिजनेस ज़्यादा सर्वाइव इन द सेंस कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो है ये कस्टमर्स को पर्सनली जानते हैं, कस्टमर्स भी इनको पर्सनली जानते हैं, तो इसीलिए इनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ खरीदना है तो छोटा मोटा चीज़ अगर खरीदना है तो इनके पास से खरीद लेते हैं, बिकॉज इनसे हमारा जान पहचान होता है। तो कल को क्या है कि अगर प्रोडक्ट खराब निकल गया तो इनको ले जाकर रिटर्न कर सकते हैं, वी नो देम पर्सनली। ठीक है, दे केटर टू द मासेस हु हैव लो इनकम, मिडिल क्लास, वो होता है ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको केटर करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में तो यही पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में तो मिडिल क्लास ज़्यादा है, इंडिया में तो लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, लोअर क्लास ज़्यादा है कमाई के मामले में। तो इनकम के मामले में जो मैसिव क्राउड है ना इंडिया का, उसको यही लोग केटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बिजनेस बचे हुए हैं, चल रहे हैं, और ऐसे शॉप को चलाना, कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू अ बिग शॉप, कंपेयर टू अ बिग आउटलेट। ये छोटे छोटे बिजनेसेस को कंट्रोल करना इज़ मोर इजी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई नियम कानून का दिक्कत नहीं आता, एंड बहुत ज़्यादा कोई पैसा का ज़रूरत नहीं है, तो इसको कंट्रोल करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी। ठीक है, तो ये एडवांटेज एक तरीके से बोल सकते हो, और पिछला पॉइंट जो हम लोग पढ़े वो डिसएडवांटेज एक तरीके से बोल सकते हो स्मॉल शॉप्स का। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना, आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा ऑलरेडी। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दे नो इट वेल। ठीक है, और जिस तरीके का कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता होगा कंटेंट को रिटेन करने में। ठीक है, व्हेन वी लर्न इट विद इमेजेस, व्हेन वी लर्न इट इन इंटरैक्टिव वेज, तो हमारे माइंड में चीज़ ज़्यादा रहते हैं, एंड दिस यूट्यूब चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू डू एग्जैक्टली दैट। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, आपका रिटेंशन कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, द वे आई टीच, द वे आई प्रेजेंट द टॉपिक्स, उससे आपका रिटेंशन भी बढ़ता है। तो इस चैनल में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दिस चैनल इज़ फॉर क्लास 11 एंड 12 ISC स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज़ इस चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, चलो, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, विच आई बिलीव, तभी आप इस चैनल पे बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप अपना सपोर्ट शो करना बाय सब्सक्राइबिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो जो आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए मोबाइल ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब ये नहीं जो ट्रेडर फ़ोन बेचता है, मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब जो मोबाइल किसको बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे। ठीक है, सो मोबाइल ट्रेडर्स आर दोज ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। उनका कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, कोई फिक्स्ड आउटलेट नहीं है, दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या है ना, इधर से उधर चलते रहते हैं। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, ये स्मॉल स्केल रिटेलर्स है। ठीक है, एक आता है हॉकर्स। हॉकर्स क्या होगा, वो जो ठेला गाड़ी में बेचता है ना प्रोडक्ट, उनको हॉकर्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, हॉकर्स आर दोज पीपल जो कार्ट में छोटे छोटे लोकेलिटीज में घूम घूम कर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड हॉकर्स। देन आता है पेडलर्स। पेडलर्स जो है वो घर घर जाकर डेली यूज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा वॉशिंग पाउडर हो सकता है, डिश वॉशर हो सकता है, वॉशिंग पाउडर हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो लोग घर घर जाके बेचते हैं उनको हम लोग पेडलर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली अपने सर पे
प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। फिर आते हैं चीप जैक्स। चीप जैक्स वो होते हैं जो कि टेम्पररी मैनर में एक जगह पे आते हैं, फिर वहाँ से फिर वो कहीं और चले जाएंगे, फिर अगले कहीं और चले जाएंगे, मतलब इनका कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इनको हम लोग चीप जैक्स बोलेंगे। दे कम फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। और जैसे कि कुछ वो होता है ना आइसक्रीम वाले, समर के सीज़न में आएंगे, उसके बाद फिर आप देखोगे वो मई जून जुलाई दे विल सेल, जुलाई के बाद आपको वो कभी दिखेंगे ही नहीं, वो कहीं और चले जाते हैं। फिर अगले साल जब समर सीज़न आएगा देन दिल अगेन बी बैक टू दैट लोकेशन, वो वहाँ पे रहेंगे, 3 महीना रहेंगे, फिर कहीं चले जाएंगे, ठीक है। वो कोई और प्रोडक्ट कहीं और जाके बेचते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसे करते रहते हैं लोग, दे कीप चेंजिंग प्लेसेस। फिर आते हैं पेवमेंट डीलर। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, और यहाँ स्ट्रीट ट्रेडर्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो रोड पर किसी जगह पे बैठ के अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दे कैन सेल टॉयज, दे कैन सेल सम वेजिटेबल्स, दे कैन सेल वो प्लास्टिक के गुड्स होते हैं ना, खिलौने वगैरह, वही सब टाइप की चीज़ ये लोग बेचते हैं, ठीक है। कहाँ बैठेंगे ये लोग? रेलवे स्टेशन के आसपास हो सकते हैं, बस स्टैंड के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी पब्लिक प्लेसेस के आसपास ये लोग वो सब टाइप की चीज़ें बेचते हैं, पर्स बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं, वो सब टाइप की चीज़ बेचते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आता है मार्केट ट्रेडर्स। ये क्या होते हैं ना, ये लोग बेसिकली मार्केट प्लेस में, देखो हर मार्केट में कोई ना कोई एक दिन होता है जब छुट्टी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ का अगर बात किया जाए आसनसोल में, थर्सडे को छुट्टी होता है, थर्सडे को मार्केट बंद होता है। हर जगह का अलग अलग रूल है, तो कहीं थर्सडे बंद होता है, कहीं संडे बंद होता है, कहीं सैटरडे, कहीं फ्राइडे, ऐसा ऐसा करके बंद होता है। तो जिस दिन मार्केट बंद होगा ना, उस दिन ये अपनी दुकान वहाँ खोल के बैठेंगे, ठीक है। जब कोई शॉपकीपर नहीं रहेगा उस दिन ये अपनी शॉप खोलकर बैठता है और अपने डेली यूज़ के आर्टिकल्स को, प्रोडक्ट्स को सेल करता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो व्हेन होल मार्केट इज क्लोज, हिज मार्केट विल बी ओपन। सो दीज आर पीपल विथ नो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, इनका कोई फिक्स जगह नहीं है। ये दे आर पीपल विदाउट एनी प्रॉपर शॉप्स, और ये लोग 5 कैटेगरी के होते हैं। फिर आते हैं वैसे लोग जिनका फिक्स शॉप होता है, ठीक है। स्मॉल है ये भी कोई बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहे, ये भी स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, बट इनका एक फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट के कोने में आपको इनके शॉप्स दिखेंगे, ठीक है। वो छोटे छोटे चॉकलेट्स, पान वगैरह, फिर तुम्हारा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे टाइप का इनका शॉप रहेगा, और ये वो सब प्रोडक्ट्स बेचते हैं। स्टेशनरी शॉप भी हो सकता है छोटा छोटा, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स, ये देखो आई हैव सीन दिस इन कैलकाटा। कैलकाटा में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कॉलेज स्ट्रीट, और कॉलेज स्ट्रीट में क्या होता है ना कि देयर आर 2 फुटपाथ्स, 2 फुटपाथ्स हैं। एक तरफ नए बुक्स बिकते हैं और एक तरफ पुराने बुक्स बिकते हैं, सेकेंड हैंड बुक्स बिकते हैं। तो जो शॉप्स में सेकेंड हैंड गुड्स की डीलिंग होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है। कैलकाटा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कॉलेज स्ट्रीट, और कॉलेज स्ट्रीट में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा आपके शहर में भी कहीं ना कहीं होता होगा, ठीक है। जनरल स्टोर वो जगह होता है जहाँ पे नाम से ही है जनरल, मतलब कि बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएगा, टॉयज़ भी मिल जाएंगे, आपको गिफ्ट आइटम भी मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, छोटा छोटा आइटम मिल जाए, स्पोर्ट्स आइटम हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों के आइटम्स, लेडीज़ के आइटम्स, बड़ों के आइटम, कुछ भी आपको हो सकता है मिल जाए वहाँ पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टोर, ठीक है। बहुत टाइम सेविंग होता है ये, बिकॉज एक ही जगह जाके आपको बहुत सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाता है। सिंगल लाइन स्टोर होता है वो ऐसे शॉप्स जो कि एक ही टाइप के गुड्स पे डील करते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक्स का है तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स आइटम है तो सिर्फ स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन स्टोर्स, ठीक है। बुक्स हो सकता है, केमिस्ट शॉप हो सकता है, एक ही टाइप के गुड्स में डील करते हैं, दे डोंट हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी शॉप होता है, स्पेशलिटी शॉप होता है जो कि स्पेशल कुछ आइटम्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों का शॉप, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, बच्चों के पढ़ने के बुक्स, ठीक है, गेम्स आइटम, वो सब मिलेगा, ठीक है। गिफ्ट शॉप हो सकता है, ठीक है। तो टोटली गिफ्ट शॉप हो सकता है जहाँ पे कार्ड्स, गिफ्ट आइटम, चेन वगैरह वैसा कुछ मिल सकता है, फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो वो सबको हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप। ये सब भी कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट इनका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होता है। पिछले वाले जो थे वो भी छोटे थे, ये वाले जो है ये भी छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, बट एटलीस्ट इनका शॉप है। पिछले वाले का शॉप नहीं होता था, कोई फिक्स जगह नहीं होता था। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे मोबाइल ट्रेडर्स वी हैव डन एंड फिक्स शॉप हमने कर लिया। ये दोनों के दोनों स्मॉल स्केल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप एक थम्स अप वाला कमेंट दे देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस एक थम्स अप वाला कमेंट दे देना, तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है एंड यू आर गेटिंग वट एवर आई हैव टॉट सो फार, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज लार्ज स्केल रिटेलर। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बड़े लेवल पे जो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं। रिटेल बिजनेस क्या हुआ? फाइनल कस्टमर को बेचना, ठीक है। फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचना, ठीक है। फाइनल कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना। तो फाइनल कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं। इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहला डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होगा? आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग होगा और हर बिल्डिंग में मतलब डिपार्टमेंट बने होंगे। डिपार्टमेंट मतलब समझ रहे हो, एक कैटेगरी बना होगा, एक एरिया बना होगा जिसमें एक ही टाइप के गुड्स बिकेंगे। अगर उस डिपार्टमेंट, सपोज टॉय का डिपार्टमेंट है तो वहां खाली टॉयज बिकेंगे। क्लोथ्स का डिपार्टमेंट है तो वहाँ के मेन क्लोथिंग, तो वहाँ पे सिर्फ मेन के क्लोथ बिकेंगे। विमेन क्लोथिंग तो वहाँ पे सिर्फ विमेन के क्लोथ्स बिकेंगे, ठीक है। बच्चों का जोन होगा तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों के प्रोडक्ट बिकेंगे। फूड कोर्ट होगा तो वहाँ से फूड बिकेगा। तो क्या है ना कि वो पूरे एंटायर एरिया को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं और उस डिपार्टमेंट में सिर्फ उसी टाइप के, एक ही टाइप के गुड्स बिकेंगे, ठीक है। अगर वो बुक्स का डिपार्टमेंट है तो ओनली बुक्स विल बी सोल्ड ओवर देयर। तो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है, जहाँ पे ये लार्ज साइज होता है और आपको इमेज में भी दिख रहा होगा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ज्वेलरी का होगा तो सिर्फ ज्वेलरी बिकेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का होगा तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फर्नीचर का होगा तो ओनली फर्नीचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये लार्ज साइज का होता है, ऑब्वियस सा बात है, लार्ज साइज का होता है, ठीक है। सेंट्रल लोकेशन होता है, शहर के एकदम बीचों बीच मिलेगा। मार्केट, मेन मार्केट हब जहाँ पे है वहीं पे मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में जाने का जरूरत नहीं। बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स होते हैं, एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे। आपको देखो ना, लिखा है ना पिन टू प्लेन, एक पिन से लेके एक प्लेन, नॉट लिटरली ऑब्वियसली, बट आपको कहने का मतलब है हर चीज़ मिल जाएगा। स्पेशलाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो उस प्रोडक्ट के लिए स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होगा। मतलब सपोज आप टॉयज़ के डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ हर तरह के आपको टॉयज़ मिलेंगे, मतलब टॉयज़ का वो स्पेशलिस्ट होगा वो डिपार्टमेंट। एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस, ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह रहेगा, ठीक है। लोग जनरली घूमने ही चले जाते हैं, ये सब जगह में खरीदते कम है, घूमते ज़्यादा है, इतना अट्रैक्टिव उसका एम्बियंस रहता है ना, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि कन्वीनियंस होता है बहुत ज़्यादा, कस्टमर्स को एक ही छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो उस तरीके से कन्वीनियंस है। वाइड चॉइस, बिकॉज यू गेट गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम प्लेस। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, पहले भी समझा चुके हैं। जब आप कोई भी चीज़ बड़े लेवल पे करते हो ना तो आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक बार एडवर्टाइजिंग करेगा तो इसके सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग हो जाते हैं उसमें, तो कितना कम खर्चा। अगर हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एडवर्टाइज करने जाओगे तो ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। तो जब आपको कोई फ़ायदा हो जाता है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है ड्यू टू लार्ज स्केल, डूइंग एनीथिंग इन लार्ज स्केल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। सेंट्रल लोकेशन है, ये इसका फ़ायदा है कि शहर का एकदम बीचों बीच होता है, तो इसको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, अपने सिटी के एकदम हब पे रहता है ये। एंड सर्विसेज, तरह तरह के सर्विसेज मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस हो जाएगा, खाने पीने के सर्विस रहेंगे। ATM कभी कभी इंस्टॉल्ड रहता है वो सब जगह पे, तो आपको अगर पैसा अगर आप लाना भूल गए हैं या कम पैसे लेकर आए हैं तो ATM से निकाल सकते हैं, ठीक है। रेस्ट करने के लिए जगह होता है, तो फूड के लिए वहाँ पे सर्विसेज है, तो काफ़ी सर्विस वो लोग देते हैं, ठीक है। रीडिंग रूम वगैरह वगैरह, ठीक है। दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, लेकिन ठीक है, वो छोटे से शॉप लगाने में कोई खर्चा नहीं लगता था, बट इसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा लगता है। लाइटिंग, कूलिंग, सिक्योरिटी, कैमरास, बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें। हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, ठीक है। ये सब जगह पे मतलब क्या है ना, आप बार्गेन नहीं कर सकते, जो वो प्राइस देते हैं वही प्राइस में, एंड जनरली हाई प्राइस ही चार्ज करते हैं लोग। डिस्टेंस देखो, शहर के बीचों बीच है, बट जो लोग शहर के दूर में रहते हैं उनको बड़ा दूर आना पड़ता है ना, अलग अलग सिटी से आना पड़ता है उनको, ठीक है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा दूर हो जाता है। लैक ऑफ पर्सनल टच, यहाँ पे क्या है ना, रिटेलर आपको 1-on-1 उतना ज़्यादा समझाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ठीक है। लोग आते हैं, खुद ही डिस्प्ले में लगा रहता है प्रोडक्ट्स, एंड वो डिस्प्ले से देख के चुन लेते हैं प्रोडक्ट्स को। सो उतना ज़्यादा देयर विल बी सेल्स पर्सन्स, बट नॉट, मतलब उतना पर्सनल टच नहीं डेवलप होता है, ठीक है।
एंड डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिकॉज हर डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी का ना, कहीं पे टॉयज़ बिक रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बिक रहा है, कहीं पे क्लोथ्स बिक रहा है, ठीक है, तो सब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो समटाइम इट्स बिकम डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट प्रॉपरली, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी हो जाता है। आप देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पिल्फरेज, ठीक है, पिल्फरेज, पिल्फरेज क्या होता है? छोटा मोटा चोरी, ठीक है, मतलब इसी हेरा फेरी कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे, एंड देयरफॉर जिनको हाथ मारना होता है वो उसी मौके पे चौका मारते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अगला आता है चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर क्या होता है ना, मतलब एक ही टाइप का स्टोर का एक चेन, एक नेटवर्क होता है पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट लेवल पे। जैसे कि बाटा शूज़ हो गया, बाटा का नाम आई होप आपने सबको ही सुना होगा, तो बाटा शूज़ का क्या है ना, चेन स्टोर है पूरे इंडिया में, ठीक है, इन डिफरेंट प्लेसेस दे हैव सिमिलर शॉप्स सेलिंग सिमिलर आइटम्स एवरीवेयर इन इंडिया, तो उसको हम लोग चेन स्टोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका सबसे खास बात होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ऑल थ्रू आउट द कंट्री आपको सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, सेम डेकोरेशन ऑफ द शॉप, सेम एम्बियंस मिलेगा पूरे कंट्री में। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जितना बड़ा नहीं होता, बट जितना भी होता है छोटा होता है, बट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई लार्ज स्केल। लार्ज स्केल क्यों है? क्योंकि एक जगह पे छोटा है बट दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लोकेशंस, तो टोटल मिला के बड़े लार्ज बिजनेस हो जाते हैं। मेन फीचर क्या है इसका? लार्ज साइज है, ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन है, जैसे बाटा ओनली शूज़, फुटवेयर्स, ठीक है, फुटवेयर्स। डिसेंट्रलाइज लोकेशन, एक जगह पे नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, डिसेंट्रलाइज उसको बोलते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट मतलब जो कंट्रोल होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक जगह से कंट्रोल होता है, बट लोकेशन डिसेंट्रलाइज होता है। एंड कैश सेलिंग करते हैं, कोई क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, कैश सेलिंग करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्प्ले होता है, आप कहीं भी जाओ इंडिया में आपको बाटा के स्टोर्स एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है, थोड़ा साइज में कम छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा, बट डिस्प्ले विल बी मोर और लेस यूनिफॉर्म, ठीक है। डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, पहले एडवांटेज देखते हैं, ठीक है, बाद में डिसएडवांटेज देखेंगे। एक तो है कि चलो लो प्राइस होता है इनका, ठीक है, लो प्राइसेस में ये जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर से कंपैरेटिवली लो प्राइस में ये लोग बेचते हैं, क्योंकि इनको उतना रेंट नहीं देना पड़ता है, तो ये उतना कस्टमर से भी नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है, और मिडिल मैन का कोई प्रॉफिट नहीं होता। जनरली जो प्रोड्यूसर होता है ना वही सेलर होता है, मतलब बाटा खुद ही शो बना रहा होता है, वो खुद ही बेच रहा होता है, तो मिडिल मैन है नहीं, तो वो सब के चलते लो प्राइस होता है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल वो हमने डिस्कस कर रखा है पहले से। लार्ज टर्नओवर होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लोकेशन, तो अगर एक आउटलेट में 10 शूज़ भी बिक रहे हैं ना, तो पूरे इंडिया में इनके हज़ारों शूज़ एक दिन में बिकते हैं, तो लार्ज टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा ये बेच पाते हैं, ठीक है। कोई बैड डेट का चिंता नहीं, बिकॉज कैश सेल्स करते हैं, तो कोई बैड डेट्स का इनका टेंशन नहीं है। एंड कन्वीनियंट इन शॉपिंग, बिकॉज जो लोग शहर से दूर रहते हैं उनको सेंट्रल लोकेशन में आने का कोई ज़रूरत नहीं, उनके शहर में अपना एक लोकेशन आउटलेट होगा, तो यही फ़ायदा है चेन स्टोर का कि चेन स्टोर में कस्टमर्स डोंट हैव टू रीच टू द सेलर, द सेलर इटसेल्फ रीचेस टू द कस्टमर। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, लिमिटेड चॉइस है, क्योंकि अब एक ही ब्रांड है, एक ही क्वालिटी है, आपको कुछ वैरायटी चाहिए तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सर्विस, ये होम डिलीवरी या फिर क्रेडिट फैसिलिटी वो सब देते नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू पे, नो क्रेडिट फैसिलिटी। लो मोटिवेशन, मोटिवेशन लो इसलिए क्योंकि जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका ना दे डोंट गेट टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग पर्सनली, ठीक है, दे डोंट हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। अब जैसे आपको शॉप कैसे डेकोरेट करना है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल मैनेजमेंट से ऑर्डर आता है कि आपको कैसा डिस्प्ले करना है, देयर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया, तो अगर आपको कुछ करना है खुद से आप नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द फ्रीडम। इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दैट आउटलेट, अगर आपने वो ब्रांच चलाने को मिला है तो आप उस ब्रांच को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, बिकॉज जैसा सेंट्रल से ऑर्डर आता है वैसे ही चलाना पड़ेगा आपको। लैक ऑफ पर्सनल टच, ठीक है, कस्टमर्स डू नॉट गेट टू लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच में क्या होता है ना कि जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे क्या है ना, स्टाफ रहते हैं, सेल्स पर्सन्स रहते हैं,
एंड वो अपना जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट दी ओनर्स। ओनर होता है ना, तो एक कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, कस्टमर से रिलेशन बनाता है, बट जो स्टाफ्स होते हैं दे डोंट वांट टू मेक एनी रिलेशन विद द कस्टमर, उनको लॉन्ग टर्म कोई रिलेशन नहीं चाहिए, वो अपना जॉब कर रहे हैं, कस्टमर को पसंद आया तो ठीक, वरना नहीं पसंद आया तो भी ठीक, उनको तो फिक्स सैलरी मिलना है, तो इसमें देयर इज़ नो लैक ऑफ पर्सनल टच, ठीक है। हैवी ओवरहेड कॉस्ट, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करना पड़ता है, रेंट पे लेते हैं जगह को, लाइटिंग वगैरह रहता है, फिर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए डेकोरेशन करो, ठीक है, सारे स्टाफ एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे, तो ये सब में खर्चा भी तो लगता है ना, तो ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अलग से एक तो होता है प्रोडक्ट में कॉस्ट और एक होता है अलग से कॉस्ट, अलग वाला कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है इनका। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स, इन दोनों का डिफरेंसेस आप लोग एक बार कर लेना, अभी जो हमने टॉपिक किया है उसी में से कोई भी 5 डिफरेंस कर लेना, ठीक है। हम लोग आते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस पे, ठीक है। अभी मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, थोड़ा पुराना हो गया है, आज के डेट में उतना होता नहीं है मेल ऑर्डर बिजनेस। देखो यहाँ पे मेन ये 3 लाइन है, कस्टमर को जो है ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा थ्रू पोस्ट ऑफिस, मतलब वो देखो वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा, सेलर एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, हो सकता है न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, कहीं से भी वो एडवर्टाइजिंग करेगा, एंड कस्टमर जो है वो पोस्ट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेगा, वो एक चिट्ठी में लिख के भेजेगा कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, आई वांट टू, हो सकता है एक फॉर्म फिलअप करने को मिले, वो फॉर्म फिलअप करेगा, न्यूज़पेपर में फॉर्म मिल जाता है, तो वो फॉर्म को कट आउट करके फॉर्म फिलअप करके पोस्ट के थ्रू वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। गुड्स जो है वो उसको पार्सल के थ्रू मिल जाएगा, और पेमेंट जो है वो भी उसको पोस्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा, पेमेंट जो है वो भी वो फॉर्म के साथ ही उसको पोस्ट में ही पेमेंट भी भेज देना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ सेलिंग इज नोन एज मेल ऑर्डर बिजनेस, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है इसमें, एक तो पोस्टल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस की सर्विस वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है कि पॉपुलेशन जो है काफ़ी स्कैटर्ड होना चाहिए, तो ही फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज अगर सारे लोग एक ही जगह पे है तो फिर वहाँ पे शॉप खोल देना ज़्यादा बेटर है। ये बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा चलता है वेयर कस्टमर्स आर वेरी स्कैटर्ड, ठीक है। इफ़ कस्टमर्स आर एट वन प्लेस तो फिर पोस्ट ऑफिस का क्या फ़ायदा, तो फिर वहीं शॉप ही खोल दो फिर, ठीक है। तो ये जगह, ये इस बिज़नेस के लिए इट इज़ मोर एसेंशियल कि कस्टमर्स स्कैटर्ड होने चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा बिकॉज कस्टमर्स आर एट डिफरेंट प्लेसेस, तो यू नीड टू एडवर्टाइज प्रॉपरली इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जो भी कस्टमर्स पढ़ते हैं वहाँ पे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि इस तरीके से सेलिंग हो पाए, ठीक है। मतलब यू कांट सेल वेजिटेबल्स लाइक दैट, ठीक है। वेजिटेबल्स क्या है, वो तो पहुँचते पहुँचते ही ख़राब हो जाएगा, तो यू कांट सेल एवरी प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल सूटेबल प्रोडक्ट्स। प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, जनरल सा बात है, एंड मनी बैक गारंटी होना चाहिए बिकॉज कस्टमर जो है वो आपको जानता नहीं है, वो बस आपका ऐड देख रहा है और आप पे ट्रस्ट करके वो ख़रीदने को रेडी हो रहा है, तो आपको कुछ गारंटी तो देना पड़ेगा उसको, जिससे कि उसको ट्रस्ट आए कि हाँ भाई अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो फिर मेरे को पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। आइए इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो पहला है लो कॉस्ट, खर्चा थोड़ा कम होता है बिकॉज आपको कोई शॉप सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है, कोई लाइटिंग का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग का ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज़ अ न्यूज़पेपर ऐड। कन्वीनियंस इन शॉपिंग, कस्टमर्स घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकता है, मतलब कस्टमर्स को भी जाके शॉप में देखने का ज़रूरत नहीं, दे आर सीइंग एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर, दे आर रीडिंग द डिटेल्स इन द न्यूज़पेपर्स। बहुत वाइडर मार्केट है ये, आप पूरे इंडिया में इस तरीके से बेच सकते हो, जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ वहाँ आप बेच सकते हो, तो काफ़ी लार्ज मार्केट हो गया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी बिग शॉप, यू डोंट नीड टू हैव लॉट ऑफ स्टाफ्स, यू डोंट हैव टू डेकोरेट योर शॉप्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी, तो खर्चा कम लगता है इसमें। एंड बैड डेट का भी कोई चांस नहीं बिकॉज कस्टमर जब ऑर्डर दे रहा है ना, तो ऑर्डर के साथ साथ ही पैसा पेमेंट कर देता है, तो इसमें बैड डेट का कोई चांस नहीं होता। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से ब्रेक ले लेके करना, ठीक है। दिस इज अ वन शॉट वीडियो बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू वॉच इट इन वन शॉट, ठीक है। आप चाहो तो ब्रेक ले लेके करना, ठीक है, ओके। और अगर आप एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं तब तो कोई उपाय नहीं, ठीक है, तब तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज आता है अगेन लैक ऑफ पर्सनल टच, यू डोंट इवन नो कि बेच कौन रहा है, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू बेच रहा है तो आपको क्या पता। एब्सेंस ऑफ प्रायर इंस्पेक्शन, आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली कब देखेंगे, जब वो प्रोडक्ट आपके
घर पे होम डिलीवरी हो जाएगा। इससे पहले आप प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते, जो है बस पढ़ के देख पाओगे, और डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वो आपको नहीं मिलेगा। कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता, लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि पहली बात तो आप वहीं पे बेच पाएंगे जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, दूसरी बात उनको बेच पाएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पढ़ना ही लिखना नहीं आता वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे, और वो पढ़ेंगे नहीं तो कभी खरीदेंगे नहीं आपका प्रोडक्ट। तो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ ओनली, मतलब बहुत ही लिमिटेड कंज्यूमर को टारगेट करता है ये। एंड एडवर्टाइजिंग में काफ़ी खर्चा लग जाता है न्यूज़पेपर में, ऑल्दो यू डोंट हैव एनी ऑफिस वाला खर्चा नहीं है, बट एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम कस्टमर्स डोंट इवन रीड दोज एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कस्टमर न्यूज़पेपर क्यों खरीद रहा है? न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो न्यूज़ पढ़ता है और जो एडवर्टीजमेंट आते हो सकता है वो उस पेज को देखे भी ना, तो कभी कभी ये वेस्टफुल हो जाता है। फिर आते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव को हमने एक और चैप्टर में कर रखा था, अगर आपको याद हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में ये हमने कर रखा है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन दैट चैप्टर। तो आई विल डायरेक्टली टेक यू टू द एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलो एक बार बेसिक बता देते हैं क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव बेसिकली कंज्यूमर लोगों का एक ग्रुप है जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर या होलसेलर से गुड्स खरीद लेता है एंड अपने मेंबर्स को बेच देता है, ठीक है। मतलब ये लोग रिटेलर से नहीं खरीदते, यहाँ पे कस्टमर खुद ही रिटेलर है, कस्टमर खुद ही खरीद लेता है गुड्स लार्ज क्वांटिटी में, ग्रुप बना लेता है। कस्टमर्स फर्स्टली दे फॉर्म अ ग्रुप नोन एज कोऑपरेटिव, 10 से ज़्यादा लोग लगेंगे इसमें, तो 10 से ज़्यादा कंज्यूमर एक साथ आते हैं और डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं और उस गुड्स को मेंबर्स में बांट लेंगे एंड आउटसाइडर्स को भी बेचते हैं, जो प्रॉफिट होता है आउटसाइडर से वो भी ये लोग बांट लेते हैं। तो बेसिकली दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव, पहले भी कराया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग स्लाइटली फास्ट ओवर हियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं इसका। सबसे पहला एडवांटेज है कि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, ठीक है, बिकॉज उतना एडवर्टाइजिंग करने का जरूरत नहीं, उतना सेल्स प्रमोशन करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं और मेंबर्स लोगों में ही तो बेचना है, तो मेंबर्स को तो पता ही है पहले से क्या है, तो एडवर्टाइजिंग का कोई खर्चा नहीं आता यहाँ पे। हैबिट ऑफ सेविंग्स, बिकॉज देखो जो बाहर वालों को बेचते हैं ना ये प्रोडक्ट्स, दे विल सेल इट टू द आउटसाइडर्स ऑल्सो, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बांट लेते हैं, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो वहाँ से सेविंग हैबिट डेवलप हो जाता है। बिकॉज सेविंग्स कब करोगे? पहले प्रॉफिट होगा तभी तो सेव करेंगे, तो प्रॉफिट होता है इसमें और प्रॉफिट होता है लोगों में बंटता है, फिर वो लोग सेव करते हैं, तो एक तरीके से सेविंग हैबिट डेवलप होता है। बल्क बाइंग करते हैं ये लोग, एक बार में लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो दे गेट लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑल्सो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, आपको याद होगा अगर चैप्टर 11 आपने किया होगा तो चैप्टर 11 में बोला गया था कि चाहे कितने भी मेंबर्स हो सबको 1 पर्सन 1 वोट वाला फंडा है यहाँ पे, मतलब 1 पर्सन विल गेट 1 वोट, मतलब कोई भी डिसीजन होता है ना कोऑपरेटिव में तो आपका इक्वल राइट होता है उसमें, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन कम है चाहे आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सबका इक्वल राइट होता है, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होता है यहाँ पे। एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है, बिकॉज जनरली ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कैश बेसिस पे बेचते हैं और कैश बेसिस पे बेचते हैं तो इनका कभी बैड डेट का चांस नहीं होता है, ठीक है, और तो इकोनॉमिकली दे आर मोर स्टेबल। डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाता है। वाई? बिकॉज कौन बनाता है कोऑपरेटिव्स, कौन बनाता है? जनरली पुअर एंड मिडिल इनकम क्लास वाले लोग बनाते हैं, तो इन ऑल्दो दे फॉर्म ग्रुप, दे कंट्रीब्यूट मनी, बट क्या है ना कि सभी लोग गरीब है उसमें, तो पैसा ज़्यादा हो नहीं पाता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, बिकॉज ये कोई प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर नहीं करते हैं, ये लोग आपस में ही मैनेज करते हैं एंड दे मे नॉट हैव द रिक्विजिट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। कभी अब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, तो कॉन्फ्लिक्ट का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड लिमिटेड सर्विसेज होता है, बहुत ज़्यादा जैसे होम डिलीवरी का सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, उतना कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, पैसा दो और ख़रीदो वरना जाओ, ऐसा चीज़ रहता है, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता है, होम डिलीवरी के फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, अदर कुछ फैसिलिटीज़ है तो वगैरह वो सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपर मार्केट। अपने इंडिया में तो सबको मॉल बोल देते हैं, बट ये बेसिकली यूएस वगैरह में ज़्यादा चलता है, ठीक है, यहाँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड यूरोप में बेसिकली ज़्यादा चलता है, ठीक है। अपने इंडिया में भी है, बट क्या है ना कि वी कॉल एवरीथिंग एज मॉल, हम लोग सबको मॉल ही बोल देते हैं। ये क्या है? पहला बात तो लार्ज स्केल रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, बट यहाँ डिपार्टमेंट वाइज बटे नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड होते थे,
ठीक है, एक डिपार्टमेंट में सब कुछ एक ही टाइप के गुड्स मिल रहे हैं, तो वैसा वाला फंडा यहाँ पे नहीं है। ये वाइड रेंज ऑफ गुड्स होता है, डिस्प्ले अच्छा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि इनका ना सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, इन इंडिया एनी रिटेल स्टोर ऑक्यूपाइंग 5000 स्क्वायर फीट एरिया, उनको हम लोग हाइपर मार्केट बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो कोई भी रिटेल स्टोर जो बहुत बड़ा लेवल का है ना, उसको हाइपर मार्केट बोलेंगे। तो ऐसा कोई मतलब आप एरिया वाइज डिसाइड होता है कि जिनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है वो हाइपर मार्केट, ठीक है। इमेज आपको दिख रहा होगा, इसका ना आपके बुक में केवल एडवांटेजेस ही दिया है। तो यू गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द सेम रूफ, बल्क बाइंग इनको मिल जाता है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, तो इनको काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाता है। वैरायटी ऑफ एवरी प्रोडक्ट, जैसे आप टीवी खरीदने जाओगे तो आपको टीवी के अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स मिल जाएंगे। ज़्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट है, ठीक है, यू गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड एम्बियंस इज़ गुड, अगर आप जाएंगे ऐसे जगह पे तो आप देखेंगे म्यूज़िक चल रहा होता है, लाइटिंग काफ़ी अच्छा होता है, डेकोरेशंस काफ़ी अच्छा होता है, क्लेनलीनेस होता है, ठीक है। तो द सराउंडिंग, द इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट गुड, एम्बियंस इज़ क्वाइट गुड। फ्रेंचाइजी मॉडल पे आते हैं अब हम लोग। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या है, ये भी एक रिटेल ही बिजनेस है जहाँ पे आप फाइनल कस्टमर्स को बेचते हैं। मैकडी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है, एक मेन ओनर होता है, ठीक है, जिसको फ्रेंचाइजर बोलेंगे हम लोग, और वो अपने आउटलेट का ना राइट्स सेल करता है। मतलब यू कैन बाय राइट्स फ्रॉम मैकडोनल्ड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक तरीके से मैकडोनल्ड्स का एक चेन बनता जा रहा है, ठीक है। तो जो बिजनेस फर्म होगा उसको हम लोग फ्रेंचाइजी बोलेंगे, और जो ओनर होगा उसको हम लोग फ्रेंचाइजर बोलेंगे, ठीक है। वो दूसरों को राइट्स देता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइज मॉडल, ठीक है। तो जो जितने भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं वो सब किसी ना किसी ने परमिशन लेके खोला हुआ है, ठीक है। डोमिनोज के साथ भी सेम चीज़ होता है, यू कैन बाई द राइट्स टू सेल डोमिनोज पिज़्ज़ा या मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स, तो आप क्या है ना उनके राइट्स खरीद सकते हो उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। यू कैन सेल इट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। आइए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा ना, सपोज आई स्टार्ट बाइंग द राइट्स फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, तो मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरे को एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड मिल जाएगा। मतलब अगर इफ़ आई स्टार्ट अ बर्गर ब्रांड ऑफ माई ओन, इट विल टेक टाइम टू स्टैब्लिश, मार्केट में नाम बनाने में टाइम लगेगा। बट अगर मैकडोनल्ड्स का राइट्स खरीद लेना तो क्या है ना कि एक बना बनाया ब्रांड मिल जाएगा, कस्टमर्स को उतना ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे को। कस्टमर्स विल नो कि हाँ मैकडोनल्ड्स क्या है, वो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाओगे एक ही टाइप के मशीन लगे रहते हैं, एक ही टाइप के रॉ मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं, तो एक ही टाइप का स्टैंडर्डाइज्ड उनका वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, अब देखो मैकडी टीवी पे अगर ऐड करता है तो उसका फ़ायदा मेरे को भी मिल जाएगा, ठीक है। मैकडोनल्ड्स हेड ऑफिस से एडवर्टीजमेंट होता है, बट उसका फ़ायदा तो ब्रांचेस को भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं वो लोग, ठीक है, दे विल हेल्प यू फाइनेंशियली, ठीक है। वो आपको क्रेडिट में बहुत सारे हो सकते हैं मशीन्स दे दे, ठीक है, और सेटअप करने में दे कैन हेल्प यू। मैनेजरियल ट्रेनिंग, वो आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे कस्टमर्स को ट्रीट करना है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। तो वो आपको तरह तरह की ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 3 मंथली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस जिसको बोलते हैं। डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा फीस वगैरह लेते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब इनका आउटलेट खोलना इज़ नॉट सो ईजी, लैक्स एंड करोर्स में इनका मनी होता है, तो इतना आसान नहीं है इनका राइट्स खरीदना। दे चार्ज हैवी अमाउंट्स, एंड उसके बाद वो लोग मंथली भी पैसा लेते हैं जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो आपने जो भी कमाई किया है उसका एक शेयर आपको देना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। फ्रीडम का थोड़ा कमी है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से ऑफर्स नहीं दे सकते, वट एवर ऑफर इज गोइंग ऑन सेंट्रली वही आपको देना पड़ेगा, तो आपका पर्सनल फ्रीडम थोड़ा कम होता है। लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, दूसरे प्रोडक्ट्स आप नहीं बेच सकते, जो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है आपको वही बेचना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ नहीं बेच सकते। रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ फ्रेंचाइजी, तो ऐसा नहीं है कि कल को आपको मन हुआ कि अरे यार ये बिजनेस चल नहीं रहा, बेच के निकल जाते हैं,
थोड़ा उसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है। वो आपको हो सकता है कंडीशन सेट कर दे कि आप हमसे खरीद रहे हो राइट्स, 5 साल के अंदर अंदर आप बेच नहीं पाओगे, ऐसा कंडीशन रख सकते हैं। तो मतलब एक तरीके का ट्रैप हो सकता है, अगर आप प्रॉफिटेबली नहीं रन कर पा रहे हो ना तो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। एंड डिसएडवांटेज टू द फ्रेंचाइजर, बिकॉज जो ओनर है कभी कभी उसको भी डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज कोई फ्रेंचाइजी हो सकता है कि डिमांडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, या ख़राब रिलेशन हो जाए उसके साथ, तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। टेली शॉपिंग, अब हम लोग चैप्टर के एकदम एंड पार्ट पे आ रहे हैं। टेली शॉपिंग, तो आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, कुछ लोग आते हैं और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, उनका नीचे नंबर दिया रहता है, देखो इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो उनका नंबर वगैरह दिया रहता है, और बेसिकली आप टेलीफोन के थ्रू कॉल करके ये सब जो नंबर है इन पे कॉल करके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बहुत लोग खरीदते हैं, आई हैव नेवर परचेस्ड, बट बहुत लोग खरीदते हैं। वो टीवी पे बैठ के ऐड देखते हैं, टीवी पे लंबा लंबा ऐड चलाते हैं वो लोग, और नीचे फ़ोन नंबर दिया रहता है, जिनको मन हुआ तो उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके दे कैन प्लेस देयर ऑर्डर, पार्सल के थ्रू गुड्स आ जाएगा और पेमेंट आपका ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग का मेन एडवांटेज क्या है कि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स, घर बैठे बैठे आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो वो एक फ़ायदा है आपको। सेकेंड पॉइंट भी वही बोल रहा है कि आप घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं, यू डोंट नीड टू गो टू अ प्रोड्यूसर, यू डोंट नीड टू विजिट अ सेलर, एंड आप पेमेंट जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सबसे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यू डोंट हैव टू सेंड कैश, या बेसिकली पेमेंट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, आप ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं। एंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर का मतलब होता है सेलर। वेंडिंग का मतलब क्या होता है? वेंडिंग का मतलब होता है सेलिंग। तो ऑटोमेटिक सेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इसमें क्या होगा? इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हर टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं बिक सकते, देयर आर वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड इन दिस वे। अब इसमें बेसिकली साइड में एक स्कैनर रहता है जहाँ पे आप या तो टोकन डाल सकते हो या तो अपना कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट कर दो और वहाँ पे आप टाइप कर दो कि आपको क्या चाहिए, और वो प्रोडक्ट आफ्टर यू मेक द पेमेंट वो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा मशीन से। तो देयर इज़ नो बडी सेलिंग, आप बस कार्ड इंसर्ट करो या टोकन इंसर्ट करो, पेमेंट कर दो एंड प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक तो पर्सनल कांटेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको सेटअप करने में खर्चा लगता है। मदर डेयरी इज़ डूइंग दिस, मदर डेयरी स्पेशली इन दिल्ली, मदर डेयरी इज़ सेलिंग मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा थ्रू दीज टाइप्स ऑफ मशीन्स। ये मशीन्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मशीन्स आपको बड़े बड़े मॉल्स में मिल सकते हैं, ये मशीन्स आपको रेलवे स्टेशन में मिल सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे मिल सकते हैं, बहुत कम जगह पे है। दिल्ली में ऐसा है, आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट विजिटेड पर्सनली, बट आई हैव हर्ड कि दिल्ली में ऐसा है, बट बहुत कम जगह पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक सेलिंग होता है, जैसे एटीएम होता है ना, पैसा मिलता है बिना बैंक गए, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है बिना शॉप गए। तो आप बस टोकन आप इंसर्ट कर दो या फिर आप कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, स्कूल्स में काफ़ी टाइम लगता है, ट्यूशन्स में भी कराने में काफ़ी टाइम लगता है, बट वीडियो इज़ अ पावरफुल मीडियम। इसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को काफ़ी कम टाइम में कर लेते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है प्लीज़ कमेंट में एक बार थम्स अप आप बना देना, तो आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप कमेंट में कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है। यू कैन राइट एंड डेफिनेटली गिव मी सम रिव्यूज़। जो नोट्स है इस चैप्टर के वो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, वहाँ पे हाँ टेलीग्राम चैनल का नाम अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड है, और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं खुलता है तो फिर आप टेलीग्राम में जाना। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल मीडिया एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको। एंड ऐसा नहीं है कि आई डोंट रिप्लाई, आप पिछले कोई भी वीडियो में जाके देखेंगे, अगर किसी ने भी कोई भी डाउट पूछा है तो आई हैव डेफिनेटली रिप्लाइड टू ऑल दोज, इनफैक्ट आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस आते हैं आई ट्राई माई बेस्ट कि सारे मैसेजेस को रिप्लाई किया जाए। आप पिछले कोई भी वीडियो में जाके देख लो, सभी को डाउट्स का रिप्लाई मिलता है, इनफैक्ट कोई भी कमेंट का रिप्लाई मिलता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क एंड
हम लोग मिलेंगे चैप्टर 17 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना एंड डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो सो दैट आई फील सपोर्टेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में।